हम लोगों ने एरिया वाले क्वेश्चंस तो कर लिए थे, लेकिन वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट हमारा रह गया था। सो बिफोर वी स्टार्ट क्वेश्चंस ऑन वॉल्यूम, एक बार दोबारा से प्लीज वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लो अपने पास, और एरिया का भी फॉर्मूला लिख लो, बोथ एरिया एंड वॉल्यूम। किसी भी कर्व के नीचे का एरिया निकालने के लिए हमें कर्व की इक्वेशन को क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेट। सो एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रल विथ लिमिट्स एंड वी इंटीग्रेट द इक्वेशन ऑफ द कर्व। लेकिन जरूरी नहीं है कि लिमिट्स हमेशा एक्स की हों, कभी कभी ये लिमिट्स वाई की भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा कर्व यूं करके बना हुआ है और सपोज मुझे यहां से लेके यहां तक का एरिया निकालना है, दिस एरिया ए से लेके बी तक, और कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू ए अपॉन, सॉरी, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए अपॉन एक्स। तो अब मैं लिमिट्स किसकी यूज करूंगा? लिमिट्स एक्स की तो नहीं है, लिमिट्स मैं y की यूज करूंगा। अब क्योंकि लिमिट्स मैं y की यूज कर रहा हूं, तो इक्वेशन का सब्जेक्ट अब y नहीं होना चाहिए, इक्वेशन का सब्जेक्ट x होना चाहिए। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x किसके बराबर आएगा? a upon y square. So in order to find the area, I will integrate a upon y square and I will use the limits of y. तो कभी कभी y की लिमिट्स भी यूज होती हैं, तो सब कुछ ऑपोजिट हो जाते हैं उस केस के अंदर। ठीक है। फॉर फाइंडिंग द वॉल्यूम, द फॉर्मूला इज पाई इंटीग्रल y square. You use this formula when the question says rotated about x axis। अगर क्वेश्चन कहता है रोटेटेड अबाउट एक्स एक्सिस, तो लिमिट्स किसकी यूज होंगी? एक्स की। तो इक्वेशन का सब्जेक्ट क्या होगा? वाई। और अगर क्वेश्चन कहता है रोटेटेड अबाउट वाई एक्सिस, तो लिमिट्स किसकी यूज होंगी? वाई की। तो जब लिमिट्स पर अगर वाई की यूज कर रहे हो, तो इक्वेशन का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? एक्स होना चाहिए। अपने यहाँ डी एक्स नहीं लिख सकता, मुझे यहाँ क्या लिखना होगा? डी वाई। इफ इट says rotated about y axis। रोटेटेड अबाउट एक्स एक्सिस पे लिमिट्स किसकी यूज होंगी? एक्स की। तो इक्वेशन का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? वाई। रोटेटेड अबाउट वाई एक्सिस पे लिमिट्स किसकी यूज होंगी? वाई की। तो इक्वेशन का सब्जेक्ट एक्स होना चाहिए। ठीक है। लेट्स डू क्वेश्चंस ऑन वॉल्यूम नाउ। क्वेश्चन नंबर 26, a comparatively easier question on volume। आवाज नहीं आएगी मुझे किसी की भी। रीड द क्वेश्चन। डे वन। पढ़ लिया क्वेश्चन? What does it say? Rotated about x axis। अगर rotated about x axis है, तो लिमिट्स किसकी यूज होंगी? x की लिमिट्स यूज होंगी। अगर आपको वॉल्यूम निकालना है शेडेड रीजन का, दिस वॉल्यूम, तो जब आप कर्व को इंटीग्रेट करेंगे, तो आपको कर्व के नीचे का वॉल्यूम मिलेगा। कहां तक मिलता है? x एक्सिस तक मिल जाएगा, ये सारा वॉल्यूम मिल जाएगा। उसके बाद आप किसको इंटीग्रेट करेंगे? इस लाइन को। तो फिर उसके नीचे का वॉल्यूम मिल जाएगा एक्स एक्सिस तक। तो पूरे वॉल्यूम में से ये वाले वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा? माइनस। समझने में तो आसान है, सॉल्व करने में मुश्किल है। एक्चुअली द प्रॉब्लम इज, आपको जो लिमिट्स यूज करनी है वो ही नहीं पता कि कहां से स्टार्ट करनी है, खत्म कहां करनी है वो तो मुझे पता है 5, लेकिन स्टार्ट कहां करनी है वो मुझे नहीं पता। तो साथ कैन यू टेल मी, ये वैल्यू मैं एक्स की कैसे निकाल सकता हूँ?
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट कैसे आता है, दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। प्लीज सॉल्व दीज टू इक्वेशंस साइमल्टेनियसली। आपको 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू 1 उठा के y में डाल दो, x मिल जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू 1 उठा के इसमें डाल दो और x निकाल लो। x की वैल्यू 3 आ रही है। ओके, सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम अंडर द कर्व। वॉल्यूम का फॉर्मूला मुस्तफा मैंने क्या बताया? वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, अभी लिखा होगा ना आपने, मैंने लिखवाया तो है। पाई इंटीग्रल, अब मुझे डायग्राम देख के बताओ लिमिट्स कहां से कहां तक होंगी, कहां से कहां तक नजर आ रहे? एक्स एक्सिस पे देखो कहां से कहां तक है लिमिट्स, 3 से लेके 5 तक। और यहाँ पे क्या आता है? वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर आएगा ना, वाई स्क्वायर। अभी मैं पहले किसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, कर्व को या लाइन? कर्व को इंटीग्रेट कर रहा हूँ। वाई स्क्वायर उसने बताया हुआ किसके बराबर है? अगर वाई बताया हुआ होता तो मुझे उस पर क्या लगाना पड़ता? इसने तो डायरेक्टली वाई स्क्वायर की वैल्यू दे दी, किसके बराबर है? तो यहाँ पे x-2 आ जाएगा। अब हम स्क्वायर नहीं करेंगे क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है। तो पहले इसका आंसर निकालो प्लीज, ये तो आसान सी इंटीग्रेशन है। लेट्स कॉल इट v1, इसको v1 कह देते हैं। हसन x-2 की इंटीग्रेशन, करेक्ट, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 -2x, स्क्वायर ब्रैकेट बना दो तो ज्यादा अच्छा, 3 5। अब हम आगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं? लिमिट्स लगा देते हैं। अप्लाई लिमिट्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले अपर लिमिट अप्लाई कीजिए। प्लीज टेक आउट योर कैलकुलेटर्स, इन दोनों एक्स के अंदर 5 डालो, दोनों एक्स के अंदर 5 डालो और बताओ अपर लिमिट का आंसर कितना आ रहा है? 5/2 आ रहा है। और अब इन दोनों एक्स के अंदर क्या पुट कर देंगे? 3। तो आप लोअर लिमिट का आंसर आ जाएगा। लोअर लिमिट का आंसर बताओ कितना आ रहा है? -3/2। अब ये पूरा कैलकुलेटर में डाल दो, इंक्लूडिंग पाई, पाई समेत। पाई जी, जो माइनस करके आएगा उसके बाद, जो फाइनल आंसर आएगा उसके बाद, सॉरी 4 पाई। तो ये जो मैंने वॉल्यूम निकाला है साथ, ये किसके नीचे का वॉल्यूम आया है? ये कर्व के नीचे का वॉल्यूम आया है सारा, सॉरी यहां से 3 से 5 तक। अब मुझे किसके नीचे का वॉल्यूम निकालना है? अब मुझे लाइन के नीचे का वॉल्यूम निकालना है, राइट? तो मुर्तजा लाइन के नीचे का वॉल्यूम निकालने के लिए पाई इंटीग्रल वाई स्क्वायर, व्हाट लिमिट्स, 3 और 5। मुझे बताइए y किसके बराबर है? मुझे y का स्क्वायर करना है ना। y इस लाइन में, इस लाइन की इक्वेशन क्या है? तो y किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो 1 स्क्वायर, व्हाट इज 1 स्क्वायर? 1। और इसमें 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है? अस्तगफिर x, ठीक है। इसका तो बहुत आसानी से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आ जाएगा। लिमिट्स चेंज, सॉरी 3 से 5 है, या मैंने गलती से 1 लिख दिया जी। हम किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं अब? लाइन की इक्वेशन क्या है? जानत, ओके जी जी।
अपर लिमिट 5 माइनस लोअर लिमिट 3 2 पाई। सो मेरा लेट्स कॉल इट V2। ये हमने V2 निकाल लिया। अब माइनस कर देते हैं, 4 पाई माइनस 2 पाई, तो ये आ जाता है पाई। अच्छा, एक साथ भी कर सकते थे, पर वो एक साथ करने में बच्चों को पता नहीं क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इसलिए मैंने अलग अलग करवा के आपको सबट्रैक्ट करवा दिया, ताकि चांसेस ऑफ एरर्स कम से कम हो जाए। ओके, आई एम गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स एंड यू विल कीप ऑन करेक्टिंग मी। ठीक है, ये प्लस माइनस की गलतियां मैं करते रहूंगा, आप मुझे करेक्ट करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी विल डू ऑन वॉल्यूम। जी जी, ये दोनों माइनस कर। ओके, लेट मी सी इफ देयर इज एनी अदर क्वेश्चन ऑन वॉल्यूम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लो। सबसे पहले सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी होती है कि आप डॉटेड लाइन बना दें। बट डिड यू सी इट सेज रोटेटेड अबाउट दी वाई एक्सिस। प्लीज इसको इग्नोर मत करना। रोटेटेड अबाउट द वाई एक्सिस, तो अब बासिल हम किसकी लिमिट्स यूज करेंगे? वाई की लिमिट्स यूज करेंगे। तो अब आपकी डॉटेड लाइन वाई एक्सिस तक जाएंगी, एक्स एक्सिस तक नहीं जाएंगी। तो डॉटेड लाइन वाई एक्सिस तक लेके जाओ, जरा कहां से कहां तक लेके जाओ। अब हम लिमिट्स रेजा किसकी यूज करेंगे? जब y की लिमिट्स यूज करते हैं तो इक्वेशन का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? x होना चाहिए। तो इस इक्वेशन की जो कर्व की इक्वेशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x किसके बराबर आएगा? 6/y। x इज इक्वल्स टू 6/y। बेटा आपका नाम क्या है? वानिया। वानिया, जब मैं कर्व को इंटीग्रेट करूंगा और वॉल्यूम निकालूंगा तो मुझे कहां तक का वॉल्यूम मिलेगा? यहां से मतलब नीचे मिलेगा, लेफ्ट मिलेगा, राइट? नीचे का, ऊपर का एरिया मिलेगा। अगर मैं y की लिमिट्स यूज कर रहा हूं तो मुझे कहां तक का एरिया मिलेगा? y एक्सिस तक का वॉल्यूम मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये सारा तो शेडेड नहीं है। मुझे इस वॉल्यूम में से कौन सा वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा जो इस लाइन से y एक्सिस तक का है? यानी कि वॉल्यूम ऑफ द कर्व माइनस वॉल्यूम ऑफ द लाइन। तो पहले कर्व का वॉल्यूम निकालो, लेट्स मेक इट लेस कॉम्प्लिकेटेड। पहले कर्व का वॉल्यूम निकालो। लिमिट्स हम y की यूज कर रहे हैं, तो इक्वेशन का सब्जेक्ट x होना चाहिए। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम? पाई इंटीग्रल व्हाट लिमिट्स? 2 से 6 एक्स स्क्वायर, 6/y का स्क्वायर। सब कुछ उल्टा हो गया। लिमिट्स y की होंगी तो इक्वेशन का सब्जेक्ट x होना चाहिए और उस पर स्क्वायर लगना चाहिए। क्या वॉल्यूम नेगेटिव आ सकता है? नो। पाई 2 से लेके 6, ये स्क्वायर होके बनेगा 36/y²। अब जयान आप इसे इंटीग्रेट कैसे करेंगे? y² को ऊपर लेके जाएंगे। क्या मैं 36 को बाहर निकाल सकता हूँ इंटीग्रल के? ठीक है, तो बाहर निकल के ये क्या बन जाएगा?
36 पाई। अभी तक मैंने इंटीग्रेट नहीं किया है, तो मैं जब तक इंटीग्रेट नहीं करूंगा मैं इंटीग्रल का साइन लगाते रहूंगा। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। पहले तो मुझे बताओ इंटीग्रेट करते कैसे हैं। पहले हम पावर में +1 करते हैं, उसी पावर से डिवाइड कर देते हैं। सो y पावर -1 अपॉन -1। कोई भी कांस्टेंट जब मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो बाहर आ सकता है, कोई भी कांस्टेंट नहीं। अगर आपका इंटीग्रल ऐसे है 6x + 2 अपॉन x, क्या आप 6 बाहर आ सकते हैं? क्या 6 पूरे के साथ है? नहीं, तो आप 6 बाहर नहीं आ सकता, वो बाहर आएगा जैस। इनफैक्ट ये माइनस भी कहा जा सकता है जो 1 के साथ है, ये माइनस भी बाहर फेंको और इसको कर दो v इज इक्वल टू -36 पाई। y की पावर -1 को कैसे लिखोगे? -1/9 y नहीं, सिर्फ 1/y। 2 से लेके 6 तक, तो माइनस अंदर ही रहेगा, फिर आप कर लें वैसे, उससे क्या फर्क पड़ता है। -36 पाई, तो बेटा ये -1/y बन जाता, -1/y बन जाता, माइनस अंदर ही रहता। ओके, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कैलकुलेटर उठाओ और मुझे इसका आंसर बताओ कितना आएगा। माइनस, सब अलग अलग आंसर्स क्यों दे रहे हैं? बेटा नेगेटिव आएगा ही नहीं, कैलकुलेटर उठाइए, +12 पाई आएगा, नेगेटिव आ ही नहीं सकता वॉल्यूम। बेटा इसका आंसर इटसेल्फ नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा। जब ये नेगेटिव इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये आ गया हमारा V1, ये हमने V1 फाइंड कर लिया। कौन सा वॉल्यूम निकाला? कौन सा वॉल्यूम निकाला? कर्व का वॉल्यूम निकाला। अब हम किसका वॉल्यूम निकालेंगे? इस लाइन का। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? यस, ये लाइन एक्स एक्सिस को 1 पे कट करेगी। ये देखो कोऑर्डिनेट्स इसके 1 1। इस लाइन की इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू 1। लेट्स फाइंड v2 नाउ। फातिमा लिमिट्स क्या होंगी? 0 से कैसे हो सकती है लिमिट्स? हम तो सब कुछ यहां तक के लिए ही सॉल्व कर रहे हैं। यस, लिमिट्स विल बी फ्रॉम 2 to 6। और फॉर्मूला क्या होगा? एक्स स्क्वायर, जहां पे x किसके बराबर है? तो 1 स्क्वायर। dx लिखेंगे या dy? dy। और फातिमा 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है? लेकिन dy है, ये y हो जाएगा, ये y हो जाएगा। dx होता तो x बनता, dy है तो y हो जाएगा। अप्लाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एंड टेल मी द एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ द लाइन। अब साथ क्या करेंगे? मेरे पास लाइन का वॉल्यूम भी आ गया, मेरे पास कर्व का वॉल्यूम भी आ गया। कर्व माइनस लाइन 12 पाई माइनस 4 पाई विच इज गोइंग टू बी 8 पाई। यह आपका आंसर होगा। ठीक है, पार्ट बी छोड़ दो, अभी हमसे वॉल्यूम के क्वेश्चंस कर रहे हैं। एक और वॉल्यूम का क्वेश्चन करेंगे, फिर डे 2 वाले हैंड आउट पे आ जाएंगे। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन ऑन वॉल्यूम। 21 इज ऑल्सो वॉल्यूम। All right, read the question. Anya, I'm recording the class. ये क्वेश्चन नंबर 21 है, पढ़ लो क्वेश्चन।
एरिया हमेशा नीचे का ही मिलेगा। अच्छा, सबसे पहले उसने आपसे किसका कोऑर्डिनेट मांगा है? ए का। वेयर इज पॉइंट ए? वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस पर किसकी वैल्यू 0 होती है? तो आप एक्स के अंदर 0 पुट कर दें। अब कर्व में पुट करें या लाइन में पुट करें? दोनों के दोनों ही यहाँ पे मीट कर रहे हैं, आपकी मर्जी, आप किसी में भी पुट कर दें। तो ज्यादा आसानी तो यही होगी कि आप इसमें पुट कर दें। एक्स में 0 पुट करेंगे तो वाई कितना आएगा? वाई 4 आ जाएगा। तो अब्दुल्ला ए का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा अगर वाई की वैल्यू 4 आ गई तो एक्स में 0 डाल के? वाई एक्सिस पर एक्स कितना होता है? यहां पर एक्स कितना होगा? ये कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस पर एक्स कितना होता है? 0 होता है। और एक्स एक्सिस पर वाई कितना होता है? 0। ओके, ये तो बिल्कुल बेसिक में आते हैं ना। यहाँ पे एक्स 0 होगा तो इसका कोऑर्डिनेट बन जाएगा 0,4। अब आते हैं पॉइंट बी के ऊपर। अगर हम पॉइंट बी की बात करें तो पॉइंट बी ना तो एक्स एक्सिस पर है ना वाई एक्सिस पर है, बट पॉइंट बी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अली, अगर मुझे बी का कोऑर्डिनेट निकालना है, किसी भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो वो कैसे निकालते हैं? ठीक है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। सॉल्व दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन साइमल्टेनियस। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दीजिए। कैसे करते हैं साइमल्टेनियसली सॉल्व? यहाँ पर y सब्जेक्ट बना हुआ है, ये y उठा के इस y में डाल दो, हो गया साइमल्टेनियस। दो वैल्यूज आएंगी लेकिन आप डिसाइड करेंगे कौन सी सही है और कौन सी गलत है। राहिम, कैन यू प्लीज डू योर ओन वर्क? वो खुद ही करेगा, गलत करेगा, जैसे भी करेगा उसको करने दो। टेक एलसीएम। सर हम वो फर्स्ट पार्ट की जगह डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं ना, क्योंकि एक एक जीरो भी दे देगा ये। डायरेक्ट ये भी कर सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। What will you cancel out on both the sides? मेरे पास दोनों साइड्स पर 16 से 16 कैंसिल आउट हो रहे हैं। लेट्स ब्रिंग ऑल द टर्म्स ऑन वन साइड। एक्स स्क्वायर -6। दो वैल्यूज इसलिए आएंगी क्योंकि ये कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ये दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो एक आपके पास ए का कोऑर्डिनेट आ जाएगा और दूसरा आपके पास बी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब एक्स स्क्वायर -6x इक्वल्स टू 0 को सॉल्व कैसे करते हैं? कॉमन लेके। व्हाट इज कॉमन? एक्स इज कॉमन। तो एक एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और दूसरी एक्स की वैल्यू 6। अब इट्स वेरी ऑब्वियस कि पॉइंट बी पर एक्स की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। पॉइंट बी पर एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 6। तो मुर्तजा वाई कितना आ रहा है आपका? एक्स की वैल्यू 6 उठाकर इधर पुट कर दो भले, या एक्स की वैल्यू यहां पुट कर दो, किसी में भी पुट कर दो, वाई तो सेम ही आएगा। और वो कितना आ रहा है?
1 आ रहा है, तो बी का कोऑर्डिनेट बन जाएगा 6,1, 6,1, ये हो गया साइमल्टेनियस, ठीक है। अब सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए रीड द क्वेश्चन अगेन। मिड पॉइंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। करके उस लाइन का जो ग्रेडियंट है उससे इक्वेट कर देंगे। ठीक है। the point C lies on the curve and the tangent to the curve at C is parallel to AB। इसका मतलब ये हुआ कि C पे जो tangent है, हम अपनी हेल्प के लिए बना भी सकते हैं, C पे जो tangent है वो किससे पैरेलल है? वो AB से पैरेलल है। तो जो AB का ग्रेडियंट होगा वही इस tangent का भी ग्रेडियंट होगा। पैरेलल का मतलब तो यही होता है। कैन यू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ AB प्लीज? A का कोऑर्डिनेट है 0,4 और B का कोऑर्डिनेट है 6,1। डायरेक्ट निकाल लो, क्या ग्रेडियंट आया? -1/2। लेकिन ग्रेडियंट थोड़ी निकालना था। द क्वेश्चन इज नॉट टू फाइंड द ग्रेडियंट। क्वेश्चन ये थोड़ी है ग्रेडियंट निकालो। क्वेश्चन तो मुझसे कह रहे हैं कि सी का कोऑर्डिनेट निकालो। अब ये जो टेंजेंट का ग्रेडियंट होता है रूहान, ये किसकी वैल्यू होती है? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में टेंजेंट का ग्रेडियंट किसकी वैल्यू होती है? dy अपॉन dx। तो बेसिकली ये dy अपॉन dx मिल गया आपको। तो जो कर्व की इक्वेशन है उसका dy अपॉन dx निकालो और उसमें -½ डाल दो, मिल जाएगा कोऑर्डिनेट। जो कर्व की इक्वेशन है आपके पास, क्या है कर्व की इक्वेशन? y इज इक्वल टू 8 अपॉन x प्लस 2। इसको डिफ्रेंशिएट करो और dy अपॉन dx में -½ डाल दो। Usaid, can you tell me how will you differentiate this? You bring the x plus 2 up. Yes. Bring the denominator into the numerator so that its power is going to be -1. -1. And now differentiate this. सबसे पहले पावर पीछे आएगी, फिर ब्रैकेट की पावर हो जाएगी -2, and then you will multiply with the differentiation of the bracket, which is इस ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन 1। ऑल्दो ये 1 शो करना जरूरी नहीं है, बट आई वुड रियली अप्रिशिएट कि आप हमेशा ये शो करें, वरना जो बच्चे ये शो नहीं करते वो फिर भूल जाते हैं बाद में। अगर 2 हो या 3 हो तो वो लिखना ही भूल जाते हैं। सो ऑलवेज शो दिस डिफरेंशिएशन। सो द आंसर इज गोइंग टू बी -8 अपॉन x प्लस 2 होल स्क्वायर। ये क्यों डिफरेंशिएट किया हमने? यस, ताकि हम dy अपॉन dx में क्या पुट कर सकें? -½ dy अपॉन dx में -½ पुट कर दो। -½ इज इक्वल्स टू -8 अपॉन x प्लस 2 होल स्क्वायर। यस, अच्छा बासिल पूछ रहे माइनस से माइनस कैंसिल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्रॉस मल्टीप्लाई, मुर्तजा आर यू नॉट सॉल्विंग द क्वेश्चन? पार्ट ए हो गया कंप्लीट। सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके? अभी हम पार्ट ए कर रहे हैं। +-4, एक बार आप +4 के साथ सॉल्व करेंगे और एक बार आप -4 के साथ सॉल्व करेंगे। जब हम +4 के साथ सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 16 का स्क्वायर रूट 4।
और दूसरी -6। तो ये दोनों तो नहीं हो सकती। सी पर एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है क्या? नो, इट हैज टू बी पॉजिटिव। तो हम एक्स की कौन सी वैल्यू पिक करेंगे? 2। तो x की वैल्यू तो 2 हो गई। प्लीज फाइंड y। अब ये x की वैल्यू सिर्फ किसकी इक्वेशन में पुट कर सकते हो? पॉइंट C इज ऑन द कर्व। तो आप सिर्फ कर्व की इक्वेशन के अंदर कहां गई, ये रही कर्व की इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू पुट कर सकते हैं और y निकाल लीजिए। कितना आएगा y? 2 आएगा। तो C का कोऑर्डिनेट हो गया 2, 2। यस। अब आ जाइए पार्ट बी पे। अब मैं ये सब मिटा रहा हूं। ओके, लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। रोटेटेड अबाउट द एक्स एक्सिस, लिमिट्स किसकी यूज करेंगे? एक्स की। तो जो भी आपका वॉल्यूम है वो किन दो एक्स की वैल्यूज के बीच में है? 0 और 6। तो आपकी लिमिट 0 से 6 तक हो जाएंगी। अगर मैं लाइन के नीचे का वॉल्यूम निकालूं तो वो एक्स एक्सिस तक ये पूरा आ जाएगा, 2, 2। तो पहले लाइन के नीचे का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर कर्व के नीचे का वॉल्यूम निकालेंगे, और फिर दोनों वॉल्यूम्स को माइनस कर देंगे। लिमिट्स किसकी यूज होंगी? एक्स की लिमिट्स यूज होंगी। ओके, एक साथ नहीं कर रहा, मैं अलग अलग वॉल्यूम्स निकालूंगा सो दैट आई डू नॉट मेक एनी मिस्टेक। V1, ज्यादा बड़ा वॉल्यूम किसके नीचे का है? लाइन के नीचे का या कर्व के नीचे का? ओके, पहले लाइन के नीचे का वॉल्यूम निकाल। व्हाट इज द फॉर्मूला? पाई इंटीग्रल y स्क्वायर। पाई इंटीग्रल व्हाट लिमिट्स? 0 to 6 y square. What is y? Make y the subject. 8 minus x upon 2। इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। 8 minus x upon 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर। अलग अलग क्यों, इस साथ भी हो जाएगा? नहीं, तब भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। प्लीज एक्सपैंड द ब्रैकेट। a माइनस बी होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लगा के आप ब्रैकेट एक्सपैंड करेंगे, जिसका डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा? 4। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगेन, सबसे आसान तरीका इंटीग्रेशन का क्या होगा? 4 को बाहर निकाल दो। क्या मैं 4 को बाहर निकाल सकता हूं? किसको? उसको भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो बाहर निकल के कैसे आएगा? पाई अपॉन 4। अब आप न्यूमरेटर को इंटीग्रेट कर दीजिए। बासिल, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? 64 क्या होगा? 64x माइनस 16x स्क्वायर। 16x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x क्यूब अपॉन 3। 0 6 करो इसको सिंप्लीफाई। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जी, तो किस तरह होगा दयान? जैसे 4 ऊपर नहीं जाएगा, ये पूरा इंटीग्रेट हो जाएगा और आपको अपॉन 4 एज इट इज लिखना होगा। वो कांस्टेंट वहीं रहेगा एज इट इज, ना वो इंटीग्रेट होगा ना वो 0 होगा, वो वहीं रहेगा एज इट इज, अगर आप 4 बाहर ना निकालें। डिफरेंशिएशन में भी इसी तरह होगा। और सबसे पहले अपर लिमिट इनपुट कीजिए 6 सबके अंदर।
यूज योर कैलकुलेटर्स। 168। या तो आप पुट करने वाला स्टेप दिखाएं और फिर फाइनल आंसर लिख दें साथ, या फिर आप अपर लिमिट का अलग से और लोअर लिमिट का अलग से आंसर निकाल दें और माइनस कर दें। मतलब दो स्टेप्स तो इन ईदर केस आपको करने ही है। लोअर लिमिट का आंसर 0, फाइनल आंसर, हाँ ठीक है, 42 पाई। तो अभी हमने वॉल्यूम निकाला है किसके नीचे का? लाइन के नीचे का। अभी शेडेड वॉल्यूम नहीं आया। अब हम किसके नीचे का वॉल्यूम निकालेंगे? अब हम कर्व के नीचे का वॉल्यूम निकालेंगे, ये वाला। तो अगेन वी विल अप्लाई पाई इंटीग्रल वाई स्क्वायर, वो मैं यहां निकाल रहा हूं, V2 पाई इंटीग्रल and then y square. How will you write y square? 8 upon x plus 2 whole bracket square. So I'm going to give you a minute कि आप खुद से सिंप्लीफाई करें। उतनी देर में हमजा मुझे इसके अगले दो स्टेप्स बता देगा कि क्या होंगे। इस बार जब मैं सारे स्टेप्स बोर्ड पे कर रहा हूं, इस्मा, व्हाट इज द नीड टू डिस्कस? फोर्टी टू पाई। जी हमजा, मुझे नेक्स्ट टू स्टेप्स करवा दीजिए। 64 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अच्छा, उसके बाद 64 को आप कह रहे हैं हम बाहर निकाल देंगे। ठीक है, ये 64 पाई हो जाएगा। फिर कैसे इंटीग्रेट करेंगे? सबको ऊपर लेके जाएंगे। तो एक ब्रैकेट लगा के पावर -1 करूं या सबकी अलग अलग पावर -1 करूं? अच्छा, ब्रैकेट के साथ भी अगर आप पावर -1 कर देते हैं, अगर आप ऐसे भी कर देते हैं, तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो पावर में क्या करेंगे? +1, और पावर क्या हो जाएगी? 0। और आप किससे डिवाइड करेंगे? 0। एंड एनीथिंग अपॉन 0 इज इंफिनिटी। तो आपका आंसर यानी कि इनफाइनाइट वॉल्यूम है उसके नीचे। अलग अलग भी ऊपर लेके नहीं जाएंगे। आपको ब्रैकेट एक्सपैंड ही नहीं करना चाहिए था। आपने पहली गलती ये कर दी कि आपने ब्रैकेट एक्सपैंड कर दिया। आपको लिखना चाहिए था x + 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर, और ब्रैकेट ऊपर जाता तो ब्रैकेट की पावर क्या हो जाती? -1 -2 सॉरी। तो एक्सपैंड करोगे तो सब गलत हो जाएगा। एक्सपैंड तो करना ही नहीं है। सो टेक द ब्रैकेट इनटू द न्यूमरेटर। 64 को बाहर ले जाओ, बिल्कुल। ये मैं बाकी का पार्ट इसका नीचे कर रहा हूं। V2 64 बाहर, ब्रैकेट ऊपर, और ब्रैकेट की पावर -2। इंटीग्रेट द ब्रैकेट। बिल्कुल, ब्रैकेट वाली इंटीग्रेशन जो हमने कल की थी, ये उसी से होगा इंटीग्रेट। एक साथ करेंगे इंटीग्रेट, अलग अलग नहीं करेंगे। ब्रैकेट की इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? सबसे पहले ब्रैकेट की पावर में क्या करते हैं? +1। तो जो पावर -2 है वो क्या बन जाएगी? -1 अपॉन -1 भी आएगा, और ब्रैकेट की क्या चीज आती है नीचे? डिफरेंशिएशन ऑफ द ब्रैकेट, वो भी आएगी नीचे। और ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन कितनी होगी?
1 x plus 2 power minus 1 upon the new power and the differentiation of the bracket. लिमिट्स क्या थी? 0 to 6, -1 बाहर निकाल दो और ये ब्रैकेट सिंप्लीफाई होके बन जाएगा 1 अपॉन x plus 2. Now apply the limits, please. Apply the limits. Upper limit minus lower limit. मैं ये स्क्रीन पे नहीं करूंगा, आप कैलकुलेटर में खुद करेंगे और मुझे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके इसका V2 का फाइनल आंसर मुझे बताओगे कितना आ रहा है. क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 21. कितना आ रहा है ये वॉल्यूम? 24 पाई. ओके, फाइनल आंसर कैसा आएगा? 42 पाई माइनस ये कितना आ रहा है? 18 पाई. 42 पाई माइनस 18 पाई और फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? तो वो कह रहे हैं फाइनल आंसर 24 आ रहा है. V2 is 24 पाई. ऑल्दो ये नेगेटिव आ रहा होगा, लेकिन बिकॉज वॉल्यूम इज नेवर नेगेटिव, हम इसको क्या करके लिखेंगे? पॉजिटिव ही आ रहे हैं. तो यहाँ जो माइनस का साइन था, अच्छा माइनस माइनस कैंसिल हो रहा है. ओके ठीक है. तो फाइनल आंसर 18 पाई. उमर आप मुझसे पूछ रही हैं 24 कैसे आ रहे हैं? डिड यू अप्लाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट? बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, आप अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट करें. ठीक है. अच्छा, सो नाउ दैट वी आर डन विद वॉल्यूम, अगला जो हम कॉन्सेप्ट करेंगे दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन. यस, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पहले जितने नोट्स आपको पता होने चाहिए वो सारे नोट्स अपने पास बना लीजिए. ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे पहली ट्रांसफॉर्मेशन जो आपकी सिलेबस में है वो है ट्रांसलेशन. जी, ये ओ लेवल वाली ही ट्रांसलेशन है, बस थोड़ा सा इसके अंदर उन्होंने प्लस माइनस किया है. अब आप बाहर जाएंगे जरा, ठीक है. ट्रांसलेशन डिपेंड्स ऑन ट्रांसलेशन वेक्टर and this is what a translation vector looks like, x y. ट्रांसलेशन क्या करता है? ओ लेवल्स में भी यही होता था कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल, वो कुछ यूनिट्स राइट पे शिफ्ट हो जाएगा या कुछ यूनिट्स लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा या कुछ यूनिट्स ऊपर या कुछ यूनिट्स नीचे, क्या शिफ्टिंग होगी वो सब सारा का सारा ट्रांसलेशन वेक्टर आपको बताएगा. फॉर एग्जाम्पल मेरा ट्रांसलेशन वेक्टर है 2 3, तो इसमें x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, तो यानी 2 यूनिट्स. यस, अगर ट्रांसलेशन वेक्टर 2 3 है तो इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्ट 2 यूनिट्स राइट पे जाएगा और 3 यूनिट्स ऊपर जाएगा. वाई? बिकॉज x 2 है और y 3 है.
अगर मेरा ट्रांसलेशन वेक्टर -2 होता, 2 यूनिट्स पीछे और 2 यूनिट्स ऊपर ऊपर, अगर मेरा ट्रांसलेशन वेक्टर -1 -4 है, 1 यूनिट पीछे और 4 यूनिट्स नीचे नीचे, ठीक है, एक्स और वाई। ओके, तो जो भी आपकी मूवमेंट होगी वो सारी की सारी आपको ट्रांसलेशन वेक्टर बताएगा। वेटिंग रूम ऑन नहीं है, वो आ सकते हैं। तो ट्रांसलेशन डिपेंड्स ऑन ट्रांसलेशन वेक्टर। लेकिन अब होता क्या है कि सपोज मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और इसके ऊपर मैं ट्रांसलेशन अप्लाई कर रहा हूँ एक्स वाई, और वो बोलते हैं बताओ आपका फंक्शन चेंज होके क्या बन जाएगा। तो जो एक्स में चेंज आ रहा है वो एक्स है, और जो वाई में चेंज आ रहा है वो वाई है। तो मुझे इसको लिखना कैसे पड़ेगा, एफ ऑफ नहीं नहीं एक्स वाई नहीं, इसको ए बी कर दो। जो भी एक्स का चेंज है वो एक्स के अंदर आएगा, तो ये हमेशा साइन चेंज होकर आता है, एफ ऑफ एक्स माइनस ए बन जाएगा। जो भी एक्स का चेंज है वो हमेशा साइन चेंज होकर आएगा। और ये जो वाई का चेंज है, वाई कहते किसे हैं, ये जो एफ ऑफ एक्स है ये क्या है, ये वाई ही तो है। तो वाई में मुझे कितना प्लस करना है, तो आप एंड में प्लस बी कर दें। आपने वाई के अंदर प्लस बी कर दिया, आपने वाई के अंदर कितना प्लस कर दिया, बी, तो प्लस बी। हम इसकी 3-4 एग्जाम्पल्स करेंगे ताकि ये आपके दिमाग में बैठे। एग्जाम्पल नंबर 1, सपोज हमारा एफ ऑफ एक्स है t इज इक्वल टू 3। तो ये चेंज होके क्या बन जाएगा, पहले लिखिए, मुझे बताइएगा नहीं। जी उमर फारूक उस्मानी, x-2 प्लस 3। एग्जाम्पल 2, एफ ऑफ एक्स ट्रांसलेशन वेक्टर -1 4। जी रूहान, ये क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 4। एग्जाम्पल नंबर 3, अब मैंने आपको ट्रांसलेशन वेक्टर दे दिया -7 -7। साथ ये चेंज होके क्या बनेगा, x प्लस 7 -7। एग्जाम्पल 4, एफ ऑफ एक्स प्लस ए, इसको थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, एंड नाउ योर ट्रांसलेशन वेक्टर इज सी माइनस डी। हमदान, ये चेंज होके क्या बनेगा, ठीक है, एक्स प्लस ए माइनस सी माइनस डी। इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल ही आसान सी बच्चों वाली चीज है ये। ओके, अब एग्जाम्पल 5, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ट्रांसलेशन वेक्टर 1 -2। अब आपने अपनी इक्वेशन को चेंज करके लिखना है कि आपकी नई इक्वेशन क्या बनेगी। आपको इसका आंसर लिखना है क्या बनेगा। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक एग्जांपल बता देता हूं। ये 1 किसके अंदर जाके चेंज करेगा,
एक्स को क्या बना देगा ये? x माइनस इस एक्स को क्या बना, स्क्वायर तो बहुत बात की बात है, ये एक्स क्या बन जाएगा? एक्स माइनस वन बन जाएगा, क्योंकि ये वाला साइन चेंज हो क्या था, होल ब्रैकेट स्क्वायर, फिर प्लस वन एज इट इज जो यहाँ लिखा हुआ था, और आखिर में क्या करेंगे, माइनस टू कर देंगे, तो फिर वो यस, तो एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वन एज इट इज जो पहले से लिखा हुआ था, और फिर क्या लिखेंगे, माइनस टू, सो एक्स माइनस वन होल स्क्वायर माइनस वन। एंड द सर एक लास्ट एग्जांपल एग्जांपल, ट्रिग्नोमेट्रिक एफ फंक्शन ऑफ, के साथ भी करा दो। बिल्कुल बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री करवा रहा हूं, टू साइन एक्स, ट्रांसलेशन वेक्टर पाई अपॉन 4 3, write down the answer. राफे क्या आंसर लिखा आपने इसका? टू साइन ब्रैकेट ओपन, साइन के बाद ब्रैकेट ओपन के अंदर क्या लिखेंगे, आपने प्लस पाई अपॉन 4 लिखा है, एक्स माइनस पाई अपॉन 4, एक्स का साइन चेंज होके आता है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज प्लस 3, ठीक है, करेक्ट। तो दिस इज अबाउट ट्रांसलेशन। अब हम दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर आ जाते हैं, विच इज रिफ्लेक्शन। ठीक है, ज्यादा टाइम हम इसके पास पेपर्स में लगाएंगे जी। साइन और कॉस में एक होता है, टैन में अलग होता है, वो तो स्केचेस और वो सारी चीजें हैं ट्रिग्नोमेट्री की। रिफ्लेक्शन, आपके सिलेबस में सिर्फ दो टाइप्स की रिफ्लेक्शन है, एक है रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस और दूसरी है रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस। ओके, सपोज मेरे पास एक पॉइंट है 1,2, इस पॉइंट को अगर मैं एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर दूं, तो आपका नाम क्या है? तला। तला, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर दूं, इस लाइन में रिफ्लेक्ट कर दूं, तो ये बराबर में जाएगा या नीचे जाएगा? नीचे जाएगा, कितना नीचे जाएगा? ऊपर कितने यूनिट्स गया था? पहले कोई और बता रहे हैं, मुझे यहाँ तक आवाज आ रही है और फिर आप रिप्लाई कर रहे हैं, सो डिसअपॉइंटिंग। मैं पूछ किसी से रहा हूँ, जवाब कोई दे रहा है। ये एक्स एक्सिस से कितना ऊपर था तलहा, तो ये एक्स एक्सिस से कितना नीचे जाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, 1 कॉमा माइनस 2। तो जो कोऑर्डिनेट 1 कॉमा 2 था वो अब बन गया 1 कॉमा माइनस 2। नोट क्या करना है कि किसका साइन चेंज हुआ और किसका साइन चेंज नहीं हुआ। एक्स का एज इट इज रहा और वाई का साइन चेंज हो गया। तो जब भी हम एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करेंगे, एक्स का साइन हमेशा सेम रहेगा, वाई का चेंज हो जाएगा। और अगर इसी पॉइंट को अगर मैं वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर देता, तो तला ये कहां जाता, वाई एक्सिस में। दिस इज योर मिरर लाइन, इस लाइन में रिफ्लेक्ट कर रहा हूं, साइड पे जितना आगे है उतना ही यहां से पीछे चले जाता। नाउ कैन यू टेल मी ये कितना आगे है, ये इस लाइन से कितना आगे है? 1 यूनिट आगे है, तो कितना पीछे जाएगा, 1 यूनिट पीछे जाके यहां आ जाएगा। तो जो कोऑर्डिनेट 1 कॉमा 2 था वो अब बन जाएगा -1 कॉमा 2।
वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करने पर किसका साइन चेंज हुआ और किसका साइन चेंज नहीं हुआ? एक्स का साइन चेंज हो गया और वाई का साइन चेंज नहीं हुआ। तो जिस भी एक्सिस में रिफ्लेक्ट करेंगे उसका साइन चेंज नहीं होगा। जैसे हम वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर रहे थे तो वाई का साइन चेंज नहीं हुआ, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करोगे एक्स का साइन चेंज नहीं होगा। ओके, तो जब मैं एक्स कॉमा वाई को एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करूंगा तो रायन किसका साइन चेंज नहीं होगा? एक्स का साइन चेंज नहीं होगा, वाई का चेंज हो जाएगा। एक्स का साइन वही रहेगा, वाई का चेंज हो जाएगा। और जब मैं एक्स कॉमा वाई को वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करूंगा वाई का साइन चेंज नहीं होगा, एक्स का साइन चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से जब मैं एफ ऑफ एक्स को रिफ्लेक्ट करूंगा एक्स एक्सिस में तो मोनिम इसका आंसर क्या बनना चाहिए? सर माइनस एफ ऑफ एक्स। वेरी गुड। ओके, एक्स एक्स एक्सिस में किसका साइन चेंज होता है? वाई का वाई होता का। है। तो एफ ऑफ एक्स मुस्तफा वाई को कहते हैं, तो इसका साइन चेंज होगा तो मैं क्या लिखूं इसको? नहीं, मुझे एफ ऑफ एक्स की टर्म्स में ही आंसर देना है, मतलब आंसर में एफ ऑफ एक्स तो आना चाहिए। और ये वाई होता है और वाई का साइन चेंज हो जाता है तो मैं क्या लिखूंगा? माइनस एफ ऑफ एक्स। जो एफ ऑफ एक्स, जो वाई पहले पॉजिटिव था अब वो वाई क्या बन गया? वो नेगेटिव बन गया। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से एग्जैक्टली अगर मैं इसको रिफ्लेक्ट कर दूं अली एक्स एक्सिस में, सॉरी वाई एक्सिस में, एक्स तो हो गया था। पहले मुझे बताओ अली किसका साइन चेंज होगा? एक्स का साइन चेंज होगा। तो एक्स का साइन चेंज होगा तो मैं क्या लिखूंगा? एफ ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, आई एम गोइंग टू राइट एफ ऑफ माइनस एक्स। अच्छा, आप इसकी 4-5 एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, 2f(x+3), इसको मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूं एक्स एक्सिस में। आई एम रिफ्लेक्टिंग दिस इन एक्स एक्सिस। जी गलत, ये पूरा y है, ये पूरा y है, इस पूरे का साइन। तो इस पूरे से पहले मुझे क्या लगाना पड़ेगा? एक माइनस का साइन लगाना पड़ेगा और ये हो जाएगा 2f(x+3). एग्जाम्पल 2, 3g(x) y एक्सिस। किसका साइन चेंज होगा? करो एक्स का साइन चेंज, चेंज एक्स का साइन। 3g(-x). ओके, ये सबसे आसान है, मैं दोबारा बता दूं। एक्स एक्सिस में किसका साइन चेंज होगा? वाई का। और वाई एक्सिस में किसका साइन चेंज होगा? एक्स का साइन चेंज होगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स डू द लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन ताकि हम इसके पास पेपर्स कर सकें। द थर्ड एंड द लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन इज स्ट्रेच। जिस तरह 2 रिफ्लेक्शंस हैं आपके सिलेबस में वैसे ही स्ट्रेच भी 2 हैं आपके सिलेबस में। सबसे पहला स्ट्रेच है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच। विथ
स्ट्रेच फैक्टर के, इसका मतलब आपने अपने ऑब्जेक्ट को कैसे स्ट्रेच कर दिया, हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच कर दिया। तो फॉर एग्जांपल जो लेंथ 1 थी, अगर वो लेंथ अब 3 हो गई तो आपका स्ट्रेच फैक्टर कितना है? 3 टाइम्स किया ना आपने, आपने 3 टाइम्स कर दिया, आपका स्ट्रेच फैक्टर 2 नहीं है, आपका स्ट्रेच फैक्टर 3 है। अच्छा, और दूसरा स्ट्रेच है वर्टिकल स्ट्रेच। वर्टिकल स्ट्रेच विथ स्ट्रेच फैक्टर के, विथ स्ट्रेच फैक्टर के। अब वर्टिकल स्ट्रेच में क्या होता है, अगर आपके पास एक बॉक्स है और आपने उसको वर्टिकली स्ट्रेच कर दिया, तो जो देखो उसकी उसकी जो बेस है ना, ब्रेथ, वो चेंज नहीं होगी। व्हाट इज द ओनली थिंग दैट विल चेंज? उसकी हाइट। फॉर एग्जांपल उसकी हाइट पहले 2 थी और अब उसकी हाइट हो गई है 8, तो फाटमा स्ट्रेच फैक्टर कितना है, कितना टाइम्स बढ़ गया ये? 4 टाइम्स, so the stretch factor is 4। ओके, अब मसला कहां आता है, वेयर डज द प्रॉब्लम लाई? अगर आप एफ ऑफ एक्स को हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच करते हैं, यू स्ट्रेच इट हॉरिजॉन्टली, और आपका स्ट्रेच फैक्टर फॉर एग्जांपल ए है, पहले पहले स्क्रीन पे देख लो फिर लिख लेना, क्योंकि यहाँ पे सारी प्रॉब्लम आती है स्ट्रेच के अंदर। अगर आपका स्ट्रेच फैक्टर ए है और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच का मतलब चेंज एक्स हो रहा है या वाई? एक्स चेंज हो रहा है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच के अंदर, तो ये जो स्केल फैक्टर है ये जाके एक्स को चेंज कर देता है। मगर चेंज कैसे करता है? ये जो स्ट्रेच फैक्टर है ये रेसिप्रोकल होके एक्स से मल्टीप्लाई होता है, एज इट इज मल्टीप्लाई नहीं होता। दिस इज द ओनली प्रॉब्लम विद हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच। जो भी आपका स्ट्रेच फैक्टर है वो रेसिप्रोकल होके एक्स से मल्टीप्लाई होगा। ये प्रॉब्लम वाई में नहीं है, वर्टिकल स्ट्रेच में नहीं है, ये प्रॉब्लम सिर्फ किस में है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच के अंदर है। वर्टिकल स्ट्रेच आसान है, सिंपल सा है। अगर आपका स्ट्रेच वर्टिकल है, सर लेकिन हॉरिजॉन्टल में जब विथ स्केल फैक्टर स्ट्रेच, लिखना होगा तो वो ए ही लिखेंगे। जी बिल्कुल, वर्टिकल स्ट्रेच विथ स्ट्रेच फैक्टर ए। अगर मैं वर्टिकली स्ट्रेच कर रहा हूं तो किसकी वैल्यूज चेंज हो रही हैं? y की। तो y यहाँ पे क्या है? f ऑफ x। तो पूरे y को हम स्ट्रेच फैक्टर a से एज इट इज क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, एज इट इज मल्टीप्लाई। रेसिप्रोकल कब करेंगे? जब कौन सा स्ट्रेच होगा? हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में एज इट इज मल्टीप्लाई। तो मुर्तजा ये क्या बन जाएगा? एफ ऑफ एक्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, तो क्या बन जाएगा? एफ ऑफ एक्स को जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। ए एक्स का तो मतलब आपने एक्स को ए से मल्टीप्लाई कर दिया। वर्टिकल में तो एक्स चेंज नहीं होता, वो तो हॉरिजॉन्टल में होता है। अगर आप एफ ऑफ एक्स को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्या लिखना चाहिए? ए एफ ऑफ एक्स। ठीक है, आपको ए एफ ऑफ एक्स लिखना चाहिए। ओके, अब आते हैं तीनों ट्रांसफॉर्मेशंस को कंबाइन करके क्वेश्चन कैसे आता है। सपोज एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है साइन एक्स, और जी ऑफ एक्स दिया हुआ है 2f(x) + 1। ये जो 2f(x) है, क्या ये यही चीज है? इसका मतलब सबसे पहले मैंने वर्टिकल स्ट्रेच किया है अब्दुल्ला, जिसका स्ट्रेच फैक्टर कितना है? 2। सबसे पहले मैंने वर्टिकल स्ट्रेच किया है जिसका स्ट्रेच फैक्टर 2 है। बासिल +1 कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन में किया था? ट्रांसलेशन। जिसका ट्रांसलेशन वेक्टर कितना होगा, क्योंकि एक्स पे तो कोई चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ एंड में +1 किया हुआ है।
0 1 because there is no change in x, the only change is occurring in y. तो how will you describe this? वो कहते हैं describe करो. सबसे पहले आप लिखेंगे vertical stretch with a stretch factor of 2. ठीक है, ये कम से कम 3 मार्क का सवाल होगा, सिर्फ एक सेंटेंस लिखना. Vertical stretch with a stretch factor of 2. अब ज्यादा बेहतर आप स्ट्रेच फैक्टर लिखें, के भी लिख सकते हैं. फॉलोड बाय ट्रांसलेशन with t is equals to, what is the translation vector? 0 1. अब जितनी भी मैं आपको स्टेटमेंट्स लिखवाऊंगा ये सारी की सारी कम से कम 3 मार्क की होंगी और ज्यादा से ज्यादा 5 मार्क्स की होंगी. yes? वो रिफ्लेक्शन होती है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. सर f ट्रांसफॉर्मेशन of x is equals to, जनरल ऑर्डर होता है या किसी भी ऑर्डर में? नहीं पर्टिकुलर ऑर्डर होता है. g of x is equals to 2 times f of x minus 1 प्लस 4. आप इसको डिस्क्राइब कीजिए. जो f of x दिया हुआ था sin x, उसके अंदर मैंने ये चेंजेस किए हैं. पहले मैंने sin x को किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से और प्लस 1 से. व्हाट डू यू मीन, वो कहाँ गया? sin x यहीं पर है f of x की जगह. ये दोनों दिए हुए होंगे. सबसे पहले ब्रैकेट करेंगे, सिर्फ ब्रैकेट. ये स्ट्रेच नहीं है, ये क्या है? ट्रांसलेशन है. सबसे पहले ब्रैकेट करेंगे. यस, ट्रांसलेशन. दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज ट्रांसलेशन विथ ट्रांसलेशन वेक्टर. अगर आपको याद आ रहा है, ये वाला साइन चेंज होके आता है. अगर यहाँ -1 है तो ट्रांसलेशन वेक्टर क्या होगा? 1 0. अभी 4 तो बहुत एंड की बात है, 4 को अभी नहीं टच करना. 1 0. जब आप ब्रैकेट कर लेंगे तो उसके बाद ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 से. रिजा, ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है? ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है? ये कैसे हो सकता है? अभी पिछले क्वेश्चन में जब 2 था तो हमने नहीं लिखा था क्या? वर्टिकल स्ट्रेच विद अ स्ट्रेच फैक्टर ऑफ 2. तो ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है? वर्टिकल स्ट्रेच विद अ स्ट्रेच फैक्टर ऑफ 2. एज इट इज दिया है मैंने, ताकि आप कंफ्यूज ना हो. आर यू राइटिंग द आंसर्स? with a vertical stretch, followed by a vertical stretch with a stretch factor of 2. अब आपने ये भी कर लिया, आपने यहां तक लिख दिया आंसर. एंड में क्या हो रहा है? +4 का मतलब कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसलेशन, जिसका ट्रांसलेशन वेक्टर क्या है? 0 4. अलग अलग इसलिए क्या है, क्योंकि अगर आप ये पूरा पहले कर लेंगे और फिर आप बोलते हैं 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या ये पूरा 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है? ये पूरा तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा. तो पहले आपको ये करना पड़ेगा, फिर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर एंड में आपको +4 करना पड़ेगा. सो फॉलोड बाय ट्रांसलेशन with translation vector. What is the translation vector now? 0 4. Example number 3.
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 2, जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 7। अब ये आप मुझे नहीं बताएंगे, आप ये खुद से लिखेंगे, कीपिंग इन माइंड कि सबसे पहले आप एफ ऑफ एक्स करेंगे, सबसे पहले आप ब्रैकेट करेंगे, सॉरी, यू विल डू द ब्रैकेट फर्स्ट। बताइए वहां यहाँ सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? ठीक है, गलत। ट्रांसलेशन विथ ट्रांसलेशन वेक्टर -1 0 तक तो आपने सही बताया। ये जो माइनस एफ ऑफ एक्स होता है, ये जहां माइनस आता है, ये किसका साइन चेंज हो रहा है, एक्स का या वाई का? वाई का साइन चेंज किस रिफ्लेक्शन में होता है? एक्स एक्सिस, फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, और एंड में दोबारा से क्या हो रहा है? यस, फॉलोड बाय ट्रांसलेशन with translation vector 0 7। हाँ जी, यस, जी जी। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, f of x is equals to tan x, g of x is equals to -3 tan x minus पाई अपॉन 3। सिर्फ इसको भी डिस्क्राइब करने के लिए आएगा ना, तो कम से कम 3 मार्क का आएगा, हो सकता है 4 मार्क को या 5 मार्क को, सिर्फ ये चीज डिस्क्राइब करनी है। लिखो आंसर। स्केल फैक्टर नेगेटिव नहीं हो सकता, आप ये नहीं कह सकते विद अ स्केल फैक्टर ऑफ -3, बिल्कुल गलत हो जाएगा। मुर्तजा स्केल फैक्टर कितना है? नहीं है सर तो कितना है? अब तो माइनस पूरे पे नहीं, तो स्ट्रेच और रिफ्लेक्शन का 3 है। ऑर्डर सेम होता है। सबसे पहले तो ब्रैकेट करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या लिख देंगे? ट्रांसलेशन, यस, ट्रांसलेशन विथ t is equals to पाई अपॉन 3 0। अब इन दोनों में से ये जो माइनस है ये रिफ्लेक्शन है, किस एक्सिस में? एक्स एक्सिस में। और ये 3 क्या है? वर्टिकल स्ट्रेच या हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच? वर्टिकल स्ट्रेच विद अ स्ट्रेच फैक्टर ऑफ 3। अब क्या इसमें जरूरी है कि पहले ये लिखो बाद में वो लिखो, या मर्जी है? आपकी मर्जी है, इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप मुझे बता दें आप लोग पहले क्या लिख रहे हैं। ठीक है, पहले स्ट्रेच लिख रहे हैं, फॉलोड बाय वर्टिकल स्ट्रेच
with stretch factor 3 बिल्कुल सही है, followed by reflection in x axis। सर जब वो ये एंगल की देता है ना ट्रांसफॉर्मेशन, और जब डिग्री में होता है तो उसके साथ डिग्री भी लगाते हैं, तो हमें रेडियन नहीं लगाना चाहिए पाई अपॉन 3 के। नहीं, अगर वो डिग्री में दे रहे हैं तो आप डिग्री लगा दें, अगर वो रेडियन में दे रहे हैं तो आप रेडियन लगा दें, वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है ना मुझे। और अगर नहीं दिया हुआ तो ज्यादा बेहतर हमेशा रेडियन मोड होता है। ठीक है, नहीं तो लास्ट आपने एग्जाम अभी में। x माइनस पाई अपॉन 3 ना, पाई अपॉन 3 तो एंगल है ना, हाँ, तो इसके बाद हम रेडियन नहीं लिखेंगे कहीं पे। नहीं, यूनिट के मार्क्स थोड़ी होते हैं। अच्छा सॉरी, ट्रांसलेशन वेक्टर इट शुड बी वेक्टर पाई अपॉन 3 0 ऐसे कह रहे थे, ये गलती कह रहे थे मुने। नहीं नहीं, मैं कह रहा था मैंने ऐसे लिखा है हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन इन एक्स डायरेक्शन बाय पाई अपॉन 3 रेडियन, और उसके बाद विद t इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 3 जीरो करा है। नहीं 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 नहीं, आप ऐसे लिख सकते हैं। ओके, लास्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ओके। नाउ द क्वेश्चन इज, सबसे पहले हमने ट्रांसलेशन अप्लाई की विथ ट्रांसलेशन वेक्टर 1 0। मैं आपको आंसर बता रहा हूं, आपको क्वेश्चन बताना होगा कि क्या बना, फॉलोड बाय हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच with stretch factor of 1 upon 2 followed by reflection in x axis। पहले ये लिखो, फिर मैं बताता हूं करना क्या है आपको। यस, आपको ये सारी ट्रांसफॉर्मेशंस इसके ऊपर अप्लाई करनी है और मुझे बताना है इक्वेशन चेंज होके क्या बनेगी। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले आप ये अप्लाई करें, इसका आंसर लिखें, फिर जो आंसर आएगा उसके ऊपर ये अप्लाई करें, इसका आंसर लिखें, फिर उसका जो आंसर आएगा उसके ऊपर ये अप्लाई करो और इसका आंसर लिखो। तो 3 स्टेप्स में कर लो इसको, डू इट स्टेप बाय स्टेप। मुस्तफा बताइए, जब आप ये ट्रांसलेशन इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो किस में चेंज आएगा? वाई में चेंज। ये किसकी वैल्यू होती है? तो चेंज वाई में कैसे आएगा? और ये चेंज कैसे आता है? मतलब जो आपका एक्स था वो अब क्या बन जाएगा? जयान, ये एक्स क्या बन जाएगा? एक्स माइनस वन। ये वन साइन चेंज करके एक्स में जाएगा और ये हो जाएगा एक्स माइनस वन। तो सबसे पहला चेंज आपका ये आएगा, एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। और वाई का तो कोई चेंज है नहीं, तो यहाँ कुछ प्लस माइनस कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, आगे कुछ प्लस माइनस नहीं होगा। स्ट्रेच की बात कर रहे हो? ओके, उसके बाद कौन सा स्ट्रेच है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच का मतलब चेंज किस में आएगा? एक्स में चेंज आएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि ये वाला स्ट्रेच फैक्टर रेसिप्रोकल होके आता है। ठीक है, तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 2 होता है। तो ये एक्स, ये जो एक्स है वो अब क्या बन जाएगा? 2x। ये जो x है ये 2x बन जाएगा, रेसिप्रोकल होके आ गया। सिर्फ x में चेंज आएगा, सिर्फ x के अंदर चेंज आएगा और किसी में भी नहीं आएगा। एंड द लास्ट, रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस। तो साइन किसका चेंज होगा? y का साइन चेंज कैसे करूं? शुरू में एक माइनस लगा दूं, या y का साइन चेंज हो गया। ये g ऑफ
वो बोलेगा जी ऑफ एक्स निकालो, तो ये जी ऑफ एक्स आ गया। हाँ, तो ऐसे भी आते हैं पेपर, पेपर में दोनों तरीकों से आते हैं। डू यू वांट टू डू वन मोर एग्जांपल ऑन दिस, या पास पेपर्स पे चलें? पास पेपर्स पे आ जाओ, चलो। और क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लो पास पेपर्स को। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम ट्रांसफॉर्मेशन का करेंगे, क्वेश्चन 1 नहीं करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 2 और इसके आंसर्स लिखो, देखो किस तरह करेंगे इसको। सर फंक्शंस आपने करा दिया पूरा? नहीं, फंक्शंस नहीं किया अभी हमने, पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन करें। ठीक है। लिख लिया आंसर? सबसे पहले पार्ट में देखो, सबसे पहले पार्ट में कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, किस एक्सिस में रिफ्लेक्ट हो गया? जब वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट होता है तो किसका साइन चेंज होता है? एक्स का साइन चेंज होता है। मुझे बताइए, उसने पूछा किस तरह है? इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ एफ। तो एफ ऑफ एक्स अब क्या बन जाएगा अगर वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट हुआ है? बेटा वाई एक्सिस में किसका साइन चेंज होता है? जी, वाई एक्सिस में एक्स का साइन चेंज होता है, वाई का साइन चेंज नहीं होता। तो रूहान में क्या लिखूं आंसर? एफ ऑफ माइनस एक्स। पार्ट बी, ठीक है, पहले से आंसर मत देना, लेट अदर्स ऑल्सो राइट डाउन द आंसर। ये तो देखने से ही पता चल रहा है कि इसको क्या किया गया है, इसको स्ट्रेच किया गया है, वर्टिकली स्ट्रेच। बट द प्रॉब्लम है स्ट्रेच फैक्टर कैसे निकालूं? जो वैल्यू आपकी पहले 2 थी वो वैल्यू क्या बन गई? डबल हो गई। अच्छा, जो वैल्यू आपकी 1 थी वो क्या बन गई? 2, वो भी डबल हो गई। और जो वैल्यू आपकी पहले 3 थी वो भी क्या हो गई? 6, वो भी डबल हो गई। तो आपका स्ट्रेच फैक्टर क्या है? यानी कि ये वर्टिकल स्ट्रेच है। मैं लिख लेता हूं, पहले नोट कर लेता हूं, ये वर्टिकल स्ट्रेच है और इसका स्ट्रेच फैक्टर 2 है। तो अली अब्बास, एफ ऑफ एक्स चेंज होके क्या बनेगा? 2, बस 2 लिख दूं? वेरी गुड, इट विल बी 2 एफ ऑफ एक्स। इसी के अंदर होता है ना वर्टिकल स्ट्रेच विद अ स्ट्रेच फैक्टर ऑफ 2, राइट? 2 एफ ऑफ एक्स। ओके, तीसरा वाला देख लो हसन, मुझे बताओ तीसरा वाला कौन सा है? हसन अहमद, तीसरी वाली ट्रांसफॉर्मेशन, अगर यहां से आप यहां तक चले गए तो ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है? ये ट्रांसलेशन है, क्योंकि आप कुछ यूनिट्स पीछे गए हैं और कुछ यूनिट्स नीचे गए। लेकिन कितने यूनिट्स पीछे गए हसन और कितने यूनिट्स नीचे, ये पता कैसे चलेगा? अच्छा मुझे बताइए, ये वाला पॉइंट कहाँ गया है? यहां आ गया है। तो मुझे बताइए आप कितने, हसन अहमद कितने यूनिट्स पीछे गए हैं? 5 यूनिट तो नहीं गए पीछे, 4 यूनिट्स पीछे गए हैं। और आप कितने यूनिट्स नीचे गए हैं? 3 यूनिट्स नीचे गए हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इसका ट्रांसलेशन वेक्टर क्या होगा? -4 -3, 4 यूनिट्स पीछे गए हैं और 3 यूनिट्स नीचे गए हैं। तो हसन एफ ऑफ एक्स चेंज होके क्या बन जाएगा? पहले एक मिनट पहले बाकी सारे बच्चे आंसर लिखें। एफ ऑफ एक्स चेंज होके क्या बनेगा?
बताइए हसन, क्या लिखा आपने? क्योंकि x का साइन चेंज होके आते हैं, -3, x+4 -3. Okay. Next question, a similar question that we will do is question number 4. बगैर डिस्कस किए पहले खुद से पार्ट ए का आंसर लिखो, बिकॉज पार्ट ए इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, बिल्कुल ही बेसिक सा है पार्ट ए. हम किस फंक्शन से किस फंक्शन में जा रहे हैं? एफ से जी में जा रहे हैं. तो इतनी एग्जांपल्स करवाने के बाद मेरे ख्याल से आप सबको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्या हो रहा है. ब्रैकेट में क्या हो रहा है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच, जिसका स्ट्रेच फैक्टर क्या होगा? एक्सीलेंट, 1/2, क्योंकि ये रेसिप्रोकल होके आता है. उसके बाद मुर्तजा क्या हो रहा है? जिससे मैं पूछूंगा वही जवाब देगा. मुर्तजा क्या हो रहा है उसके बाद? +4 का मतलब ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है? ट्रांसलेशन, जिसका ट्रांसलेशन वेक्टर क्या होगा? कौन पीछे से जवाब दे रहे हैं जी? ट्रांसलेशन वेक्टर क्या होगा? बस 0. ट्रांसलेशन वेक्टर में दो वैल्यूज नहीं आती, एक ऊपर एक नीचे. उस ऊपर 0 आएगा और नीचे 4. ओके. तो सबसे पहले आप लिखेंगे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच. उसने बोला डिस्क्राइब फुली अ सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस. सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस. तो सबसे पहले हम ब्रैकेट करते हैं. ब्रैकेट हमें बता रहे इट्स अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच. अगर आप स्ट्रेच फैक्टर गलत भी लिख देते हैं, अगर आप सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच भी लिख लेते हैं, यू गेट अ मार्क देयर. विथ स्ट्रेच फैक्टर ऑफ 1/2, क्योंकि वो स्ट्रेच फैक्टर रेसिप्रोकल हो क्या होता है, फॉलोड बाय ट्रांसलेशन, जिसका ट्रांसलेशन वेक्टर कितना होगा? 0, 4. ओके. अब आप पार्ट बी का आंसर खुद से लिखेंगे पहले, एंड देन रैंडमली जब मैं किसी से पूछूंगा तो वो फिर मुझे जवाब देगा. अब हम एफ से एच में आ रहे हैं, तो एफ देखिएगा और एच देखिएगा. ये तो पार्ट ए से भी आसान है. लिखो मुर्तजा. पहले ब्रैकेट करते हैं. ब्रैकेट में क्या हो रहा है? पहले ब्रैकेट करते हैं. यस, इट इज ट्रांसलेशन. with translation vector, yes, -12 pi 0 followed by
yes, followed by vertical stretch with a stretch factor of 2. साथ लिख लिया आपने इसका आंसर? ओके, क्वेश्चन नंबर 5, और ये दोनों 2-2 मार्क्स के थे। वो तीनों 1-1 मार्क के थे। ओके, नाउ डू दिस प्लीज। ओके, पहला पार्ट, जब हमें एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो दोनों को इक्वेट करके कंपेयर कर लो। सबसे आसान तरीका ये होता है, अगर किसी को दूसरा मेथड आता है तो वो दूसरे मेथड से कर ले, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, वरना सबसे आसान होता है आप दोनों को इक्वेट करें, वो खुद ही एक एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। सर अगर किसी क्वेश्चन में लिखा होता है इस तरह से कि बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर सॉल्व द फॉलोइंग, और उसमें भी हम ये करें तो नंबर पूरे हैं। यस। अब हम क्या करते हैं इसके अंदर, हम इक्वेट करना स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से इक्वेट कर देंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर एक्स को एक्स से इक्वेट कर देंगे तो उससे हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। और फिर हम कांस्टेंट को कांस्टेंट से इक्वेट कर देंगे। उमर इक्वल्स टू के बाद कांस्टेंट क्या है? ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी। और ए में क्या पुट कर देंगे? 3। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -4। तो हमारी फॉर्म क्या बन गई चेंज होके? इसके अंदर ए और बी की वैल्यू लिखो। यस, एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर -4। ये फंक्शंस का पार्ट है वैसे, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन में आ गया तो कर लेते हैं साथ साथ। पार्ट बी, रूहान, क्या आप मुझे बता सकते हैं अगला पार्ट कैसे करेंगे? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। वो कह रहा है इसको इसमें कन्वर्ट किया है, जबकि ये जो है वो इसके बराबर था। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसको इसमें कन्वर्ट किया है, मैं बोलूंगा इसको इसमें कन्वर्ट किया। अब तो बता दो कितना आसान है, अब तो बहुत आसान है। ट्रांसलेशन, जिसका ट्रांसलेशन वेक्टर -3 -4, डायरेक्ट। इसे इधर कोई 2 थोड़ी लिखा हुआ कि पहले मैं बोलूं स्ट्रेच, स्ट्रेच भी हो रहा है। मैं तो डायरेक्ट लिख दूंगा ट्रांसलेशन विथ ट्रांसलेशन वेक्टर -3 -4। ठीक है, 10 मिनट रह गए। आई हैव टू गिव यू ब्रेक, सो प्लीज लेट मी कंप्लीट दिस टॉपिक। इसके बाद जो आप क्वेश्चन करेंगे वो आप खुद से करेंगे। वो क्वेश्चंस मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, दे आर नॉट इन दी हैंड आउट। तो एक सेकेंड, अभी तो किया है डायग्राम वाला। एक मुश्किल वाला क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन नंबर आई थिंक 3 है, वो मैं चलो ब्रेक के बाद करवाता हूँ, लेकिन पहले ये वाले खुद से कर लो जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ आपको। क्योंकि इसमें कम थे क्वेश्चंस तो मैंने थोड़े से और रीसेंट पास पेपर के क्वेश्चंस ऐड कर दिए। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 1 करोगे सबसे पहले। 4 मार्क्स। जी। पैरेलल का मतलब हॉरिजॉन्टल नहीं होता, पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल। उसके बाद तो सबसे पहला स्ट्रेच है, जिसका स्ट्रेच फैक्टर क्या है? ये चेंज एक्स में आएगा या वाई में आएगा? एक्स में आएगा, लेकिन क्या होकर आएगा? तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है? तो जहां जहां आपके पास एक्स लिखा हुआ है, वो सारे के सारे एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? 2x पे कन्वर्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो सारे एक्सेस को 2x कर दीजिए। नहीं नहीं, ऐसे ही कर लो, वरना वो करवा देता आपसे खुद ही कन्वर्ट। सारे x को 2x कर दो। हाँ हाँ, साथ ये लिखा हुआ भी है, ax² + bx + c की फॉर्म में देना आंसर। तो डू नॉट कन्वर्ट द फॉर्म। तो जहां जहां x आ रहा है, वहां वहां मैंने लिख दिया 2x। बिल्कुल, जहां जहां x आ रहे हैं वहां वहां 2x कर दो। एक स्टेप और करो इसको सिंप्लीफाई करने का, फिर अगली ट्रांसफॉर्मेशन पे जाना। जाहिर है मैंने तो x को चेंज किया है ना, स्क्वायर तो बात की बात है, मेरा x ही चेंज हो गया। तो ये हो गया 4x² -4x + 5। अब राहिम अगली ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस की रिफ्लेक्शन में किसका साइन चेंज होता है? एक्स का। जहां जहां एक्स आ रहा है वहां वहां आप क्या लिख देंगे? -x। अगर x² है तो -x ब्रैकेट में करोगे, फिर स्क्वायर लगाओ। ठीक है, तो जहां जहां x आ रहे हैं वहां वहां -x लिख दो। और हामिस मुझे लिख पाओ, मुझे क्या लिखना चाहिए? 4 ब्रैकेट -x स्क्वायर x पे आएगा या ब्रैकेट के बाहर आएगा? ब्रैकेट के बाहर। फिर -4 ब्रैकेट -x + 5। तो हामिस ये क्या बन जाएगा अगले स्टेप में? 4x² + 4x + 5 अभी भी एक ट्रांसफॉर्मेशन रहती है। And this is where a lot of students make mistake. Stretch parallel to y-axis with a scale factor of 3. Yes, very good. पूरी की पूरी इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी? तो आप पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ये वर्टिकल है ना, लिखा हुआ है पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो वर्टिकल स्ट्रेच है। पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो तो क्या बन जाएगी? 12x² + 12x + 15। ठीक है, तो ये 4 मार्क का था। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। Start solving question 2. Why is it not just a vertical stretch? क्योंकि ये वर्टिकली स्ट्रेच तो हुआ हुआ ही है और कुछ यूनिट्स ट्रांसलेट भी हुआ हुआ है। हाउ वुड आई आइडेंटिफाई कितने यूनिट्स ट्रांसलेट हुआ हुआ है? बहुत आसान है, ये कोई एक पॉइंट उठा लो, ये वाला उठा लो। ये ऊपर जाके कहां तक गया होगा? यहां तक। उसके बाद ये कितने यूनिट्स पीछे गए? 6 यूनिट्स बस पीछे गए। कोई वर्टिकल मूवमेंट, एनी वर्टिकल मूवमेंट? नो। थोड़ा सा सोच के करना प्लीज। और जो आप इस पे अप्लाई कर रहे हैं, मेक श्योर
वो इस पे भी अप्लाई हो रहा हो, मेक श्योर कि वो इस पे भी अप्लाई हो रहा हो। क्योंकि अगर आप मुझसे कह रहे हैं कि ये जो 3 था वो सर 6 बन गया, तो वो किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से। ये भी क्या बन गया? 6 बन गया, तो ये भी मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ। व्हाट अबाउट दिस? ये जो -1 था, ये तो यहां आ रहा है -2 पे, ये भी मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, ठीक है, ये भी मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। और जो -3 था वो भी मल्टीप्लाई बाय। तो इसमें तो कोई मसला नहीं है कि हमने सारी वैल्यूज को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से। तो ये वर्टिकल स्ट्रेच है विद अ स्ट्रेच फैक्टर ऑफ 2। ओके, उसके बाद तो फिर ठीक है, आप देख लें कितने यूनिट्स पीछे गए। बताइए, 7 मुझे लिखवा दीजिए। पहले आप मुझे वर्बली बता दीजिए कि आप क्या आंसर लिखेंगे, जब तक बाकी बच्चे लिख लें। जी 7। सबसे पहले क्या हो रहा है? वर्टिकल स्ट्रेच। चलो ट्रांसलेट करके भी स्ट्रेच कर सकते हो, मैं तो पहले स्ट्रेच कर रहा था और फिर ट्रांसलेट कर रहा था। तो आप कह रहे हैं कि पहले मैं इसको यहाँ ट्रांसलेट कर दूं और पहले यूं कर दूं? अगर ट्रांसलेट करेंगे तो आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे यूं करके। आपने बोला मैंने सर पीछे इसको कुछ यूनिट्स पीछे ट्रांसलेट कर दिया। पहले स्ट्रेच कर लें, और स्ट्रेच करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा? स्ट्रेच फैक्टर क्या होगा, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ठीक है, तो ये पॉइंट क्या था? ये पॉइंट 3 था, ये 6 हो गया, तो किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से। तो आप क्या लिखेंगे? वर्टिकल स्ट्रेच विद अ स्ट्रेच फैक्टर ऑफ, ठीक है, के इक्वल टू 2। आप यहां तक पहुंच गए। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? ट्रांसलेशन विथ ट्रांसलेशन वेक्टर व्हाट? कितने यूनिट्स पीछे गए हैं आप? तो -6 0, क्योंकि वर्टिकली तो हमने ट्रैवल ही नहीं किया। लिख लो, एंड देन वील डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, ऑफ टुडेस दिस सेशन। फिर ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। 0 इसलिए होगा क्योंकि मैं बस पीछे ही मूव किया है, मैंने ऊपर नीचे तो मूव ही नहीं किया। ठीक है, तो आप लिखेंगे सबसे पहले वर्टिकल स्ट्रेच, मुस्तफा, वर्टिकल स्ट्रेच विद अ स्ट्रेच फैक्टर ऑफ 3 followed by with a stretch factor of 2 followed by translation with translation vector -6 0। अच्छा भाई, क्वेश्चन 3। उसने बोले स्टेट फुली द टू ट्रांसफॉर्मेशंस। 4 मार्क का क्वेश्चन है। हमदान, स्ट्रेच तो हो रहा है, वर्टिकल स्ट्रेच है या हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच है, वेरी गुड। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच में एक्स चेंज हो रहा होता है, राइट? तो जो आपका 1 था वो अब क्या बन गया? 2, तो मल्टीप्लाई बाई 2। और जो आपका 2 था वो क्या बन गया? 4, मल्टीप्लाई बाई 2। और जो आपका 4 था वो क्या बन गया? मल्टीप्लाई बाय 2 करके 8। तो इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है कि आपका स्ट्रेच फैक्टर हमें तो डिस्क्राइब करना है। हम लिखेंगे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच विद अ स्ट्रेच फैक्टर ऑफ, स्ट्रेच फैक्टर 2 है। इक्वेशन में क्या जाएगा? तो इक्वेशन लिखनी है क्या? इक्वेशन तो नहीं लिखनी, 2 लिखेंगे। यस, अच्छा। उसके बाद अगर आपने अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो यहां आ गया, ठीक है, वो यहां आ गया। ये पॉइंट ए जो है वो यहां आ गया, लेकिन फिर इसको कुछ यूनिट्स कहां शिफ्ट किया है? नीचे। ये क्या की हमने? ट्रांसलेशन कर दी, और उसका ट्रांसलेशन वेक्टर 2 यूनिट्स नीचे। व्हाट इज द ट्रांसलेशन वेक्टर? गलत। सर गलती से क्लास लीव हो गई थी, पिछले वाले का आंसर क्या आया था?
0 -2, कोई हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं है, वर्टिकल मूवमेंट 2 यूनिट्स की है। उम्र मैं दिखा रहा हूँ, पिछला आंसर मैंने लिखा नहीं था, वो हमने डायरेक्टली किया था। आप इसका आंसर लिखो, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कैसे किया है? जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आप यहां आ गए, उसके बाद यहां आने के बाद तो आप सिर्फ 2 यूनिट्स नीचे जा रहे हैं। जी बेटा। नहीं 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 नहीं, वो तो डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये लिखा हुआ है इस तरह, इसमें पहले आप क्या मेंशन करेंगे? पहले तो ब्रैकेट करेंगे, विच इज व्हाट, विच इज व्हाट, विच ट्रांसफॉर्मेशन इज ब्रैकेट? ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है? ये तो इसमें तो हम पहले ट्रांसलेशन करेंगे, लेकिन इसके अंदर हम पहले क्या कर रहे हैं? आप इसमें भी पहले ट्रांसलेशन कर सकती हैं, आप पहले यहाँ पे शिफ्ट कर दें, कितने यूनिट्स नीचे शिफ्ट कर दें, एक को आप ऐसा करें 1 2, आप कहते हैं कि पहले मैंने ट्रांसलेशन कर दी 0 -2 और आप यहां तक पहुंच गई A, और फिर आपने हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच किया जिसका स्ट्रेच फैक्टर क्या है 2। इस केस में आप कर सकती हैं, लेकिन ज्यादा आसान समझना क्या होता है कि पहले स्ट्रेच एंड देन ट्रांसलेशन। -2 -1 का मतलब पता है आपको? -2 -1 या -1 -2? -1 -2 का मतलब ये है साथ कि आप 1 यूनिट पीछे गए हैं और 2 यूनिट्स नीचे आए हैं। अगर मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच पहले कर, वो सिर्फ नीचे आया है, सिर्फ नीचे नहीं आया, शिफ्ट भी हुआ है। एग्जैक्टली तो मैंने स्ट्रेच भी किया है और कुछ यूनिट शिफ्ट भी किया है। अगर मैं पहले स्ट्रेच कर दूं तो ये एज इट इज यू स्ट्रेच हो जाएगा। आई वांट साइलेंस ताकि मैं उसको समझा सकूं। अगर मैं पहले स्ट्रेच करता हूं साथ, डू यू अग्री कि इसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच है? तभी तो ये इतना ज्यादा स्ट्रेच हुआ है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच है। ठीक है, अब कंफ्यूजन ये कि मुझे पता है ट्रांसलेशन भी है, लेकिन जब तक मैं स्ट्रेच नहीं करूंगा ना, मुझे समझ नहीं आएगा कितनी ट्रांसलेशन है। और वो स्ट्रेच मैंने कैसे डिसाइड किया? जो वैल्यू मेरी 1 थी वो क्या बन गई 2, तो मेरा हॉरिजॉन्टल का स्ट्रेच फैक्टर कितना है 2। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टली इसको स्ट्रेच फैक्टर 2 कर दूं तो ये हॉरिजॉन्टली मूव होके कहाँ जाएगा? यहाँ पे। और बी 2 से मल्टीप्लाई, जो वैल्यू 2 है वो 2 से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ आने के बाद कितने यूनिट्स नीचे गए? 2 यूनिट। और यहाँ आने के बाद भी 2 यूनिट नीचे। आप सी को भी कर लें, सी की जो वैल्यू 4 है आप मल्टीप्लाई बाय 2 करें 8, और फिर कितने यूनिट्स नीचे जा रहे हैं? तो हर बार 2 यूनिट्स ही नीचे जा रहे हैं, और 2 यूनिट्स नीचे जाने का मतलब ट्रांसलेशन वेक्टर क्या है? 0 -2। 2 यूनिट्स नीचे का मतलब 0 -2। ब्रेक के बाद हम 2-3 क्वेश्चंस और ट्रांसफॉर्मेशन के करेंगे, उसके बाद हम इक्वेशन ऑफ सर्कल स्टार्ट करेंगे। तो टेक अ हाफ एन आवर ब्रेक, 4:30 पे वापस आ जाइएगा।